फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है वुड्रो विल्सन को। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाय हुम। प्रशासन का अध्ययन किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो पुस्तक है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लिखा गया है वुड्रो विल्सन के द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वुड्रो विल्सन ने इस पुस्तक को लिखा है 1887 में। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, POSDCORB वॉज गिवन बाय हुम। POSDCORB किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसको दिया गया है लूथर गुलुक के द्वारा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, O से कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा और R से आ जाएगा रिपोर्टिंग और B से आ जाएगा बजटिंग। तो ये है इसकी फुल फॉर्म और इसको जो है दिया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय हुम। नौकरशाही सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है इसको डेवलप किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद हुम। वैज्ञानिक प्रबंधन किससे संबंधित है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये एसोसिएट करती है FH टेलर के साथ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स। नियंत्रण की अवधि का अर्थ क्या है? तो लोक प्रशासन में स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है इसका अर्थ जो है वो है आपका नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स यानी अधीनस्थों की संख्या। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी वॉज गिवन बाय हुम। निर्णय लेने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है इसको दिया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। एट्थ क्वेश्चन आता है, द यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू व्हाट। कमांड की एकता किससे संबंधित है? तो लोक प्रशासन में जो यूनिटी ऑफ कमांड टर्म है ये रिलेट करती है आपके फ्यूल के साथ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड आफ्टर। लोक प्रशासन में व्यवहारिक दृष्टिकोण का उदय हुआ था। तो बिहेवियरल जो अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये इमर्ज्ड हुआ था मिड 1940s में। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट 1940s के बाद, यानी इसको अगर एग्जैक्ट बोले तो मिड 1940s के बिल्कुल तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिकोड वॉज डिस्कॉर्ड वॉज गिवन बाय हुम। सामंजस्य का सिद्धांत ना कि मतभेद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी जो है इसको दिया गया था किसके द्वारा? टेलर के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू यूज इन विच ईयर। नया लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है इसको यूज किया गया था 1968 का जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है उसमें। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भारत में लागू हुआ था 2005 में। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन विच सिटी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यूयॉर्क यूएसए में। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी कॉन्सेप्ट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय हुम। लाइन और स्टाफ प्राधिकरण अवधारणा को किसके द्वारा समझाया गया था? तो लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी कॉन्सेप्ट जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है गुलिक एंड उर्ब्रिक के द्वारा। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय हुम। हाथ्रोन प्रयोग किसके द्वारा संचालित किए गए थे?
हाथरॉन जो एक्सपेरिमेंट्स है इनको कंडक्ट किया गया था एल्टन मायो के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट इज अ, बजट एक क्या है? तो बजट के बारे में बात करें तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 112 है वो डिफाइन करता है सेंटर के बजट के बारे में, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द मेंशन नहीं किया गया है। जो बजट का असली नाम है संविधान में वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बिकेम पॉपुलर आफ्टर, सुशासन कब से लोकप्रिय हुआ है? तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये पॉपुलर हुआ था आपका 1990s के बाद। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है लोकपाल एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, लोकपाल अधिनियम पारित कब किया गया था? तो भारत में जो इंडियन पार्लियामेंट ने लोकपाल बिल को पास किया है वो है 2013 में। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और भारत के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, और वर्तमान समय में जो लोकपाल है उनका नाम है A.M. खानविलकर। ये सेकंड जो है वर्तमान समय में लोकपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यूपीएससी के बारे में मिलेगा आपको आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, नीति आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो था जिसे बोलते हैं योजना आयोग, उसको खत्म कर दिया गया था 17 अगस्त 2014 में। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओम्बड्समैन इन इंडिया, भारत में लोकपाल क्या है? तो ओम्बड्समैन का इंडिया में जो नाम है वो है लोकपाल का ही नाम है। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर लोकपाल। अगला क्वेश्चन आता है द टर्म यस मिनिस्टर इज रिलेट्स टू व्हाट, यस मिनिस्टर शब्द का संबंध किसके साथ है? तो यस मिनिस्टर जो टर्म है ये रिलेटेड है आपके पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस के साथ, यानी राजनीतिक नौकरशाही संबंधों के साथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय हुम, भारत में सार्वजनिक उद्यमों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में इनको कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनिंग टू आईएएस ऑफिसर इज प्रोवाइडेड एट विच प्लेस, आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कहाँ पे? तो आईएएस ऑफिसर जो हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पे? लवासना में। इसका पूरा नाम है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मसूरी में, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, लोक प्रशासन क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डिकटॉमी है इसको प्रपोज्ड बाय हुम, राजनीतिक प्रशासन द्वैतवाद का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो देखिए इसको प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? वुड्रो विल्सन के द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद, प्रशासनिक कानून किससे संबंधित हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हैं ये डील करते हैं आपके जो एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके साथ, यानी प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य के साथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी प्रिंसिपल्स अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट, संगठन सिद्धांत, सिद्धांत दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो प्रिंसिपल्स अप्रोच जो एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये रिलेट करती है आपकी किसके साथ? गुलिक और उर्बरिक के साथ। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन है द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय हुम, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इसको
इंट्रोड्यूस किया गया था चेस्टर बार्नार्ड के द्वारा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वाज डेवलप्ड आफ्टर, मानव संबंध सिद्धांत का विकास हुआ है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है ये डेवलप हुई थी आपके किसके बाद? सही आंसर आएगा आपका हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के बाद। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पब्लिक चॉइस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद हुम। जो शब्द है सार्वजनिक विकल्प दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है ये टर्म एसोसिएट करती है आपके निस्केनन के साथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन है फर्स्ट एआरसी इन इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। भारत में पहला एआरसी स्थापित कब किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक जो सुधार आयोग है, इसकी स्थापना भारत में सर्वप्रथम की गई है 1966 में। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सेकंड एआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। दूसरा एआरसी स्थापित कब किया गया? तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी दूसरा प्रशासनिक आयोग सुधार जो है इसका स्थापना वर्ष कब आएगा? ये आएगा आपका 2005 में। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन है द टर्म डेलीगेशन मीन्स। प्रतिनिधिमंडल शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन जो टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में, इस टर्म का अर्थ क्या है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का हस्तांतरण। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हुम। नियंत्रण की अवधि अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वीए ग्राइकुनास के द्वारा। वीए ग्राइकुनास। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल इंक्लूड्स। संगठन मैनुअल में शामिल है। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सही आंसर आएगा रूल्स एंड प्रोसीजर यानी नियम और प्रक्रियाएं। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन है सेटिस्फाइसिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू। संतुष्टि अवधारणा किससे संबंधित है? सेटिस्फाइसिंग कॉन्सेप्ट जो है ये रिलेट करता है आपके किसके साथ? हर्बर्ट साइमन के साथ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है एनपीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीएम जो शब्द है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका अर्थ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन है फाइल सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। भारतीय प्रशासन में फाइल प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो फाइल सिस्टम जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन आता है एस्टीमेट कमेटी हैज। प्राकलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारत का संसद जो है, इसमें जो आपकी एस्टीमेट कमेटी है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 मेंबर। ये सबसे बड़ी कमेटी है 30 मेंबर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक पॉलिसी साइकिल बिगिंस विद। सार्वजनिक नीति चक्र की शुरुआत होती है। तो जो पब्लिक पॉलिसी साइकिल है ये शुरू होता है आपका किसके साथ? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ यानी समस्या की पहचान के साथ। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर एम्स एट। नागरिक चार्टर की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो सिटीजन चार्टर जो है इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है? बेटर सर्विस डिलीवरी यानी बेहतर सेवा वितरण। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43rd क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट कंसिस्ट ऑफ। आरटीआई अधिनियम शामिल हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसमें क्या क्या है? तो इसमें मिलेंगे आपको 6 अध्याय और 31 धाराएं यानी 6 चैप्टर्स और 31 सेक्शंस। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 है ये बात करता है कैग के बारे में। कैग जो होता है वो गार्डियन ऑफ जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का उसका गार्डियन भी माना जाता है और इसको अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
45th क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज इन, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इसकी स्थापना 1944 में की गई है। तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस बजटिंग फोकसेस ऑन व्हाट, प्रदर्शन बजटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। परफॉर्मेंस बजटिंग फोकस जो है फोकस करती है किस चीज के ऊपर? ये फोकस करती है आपके आउटपुट्स एंड रिजल्ट, यानी जो आउटपुट और परिणाम है उसके ऊपर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद हुम, विकास प्रशासन किससे संबंधित है? तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका एसोसिएटेड है रिग्स के साथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है, मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट रेफर्स टू, सरकारी मशीनरी से तात्पर्य है। तो गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी प्रशासनिक प्रणाली की संरचना के बारे में। सो 48 का आएगा थर्ड आंसर। 49th क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम एट, प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है इनका उद्देश्य है इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी दक्षता बढ़ाना। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस मेनली प्रमोट्स व्हाट, ई गवर्नेंस मुख्य रूप से बढ़ावा देता है किस चीज को? तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट जो है मेनली प्रमोट करती है किस चीज को? ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता को। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 51st क्वेश्चन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज क्रिएटेड बाय, सार्वजनिक निगम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है इसको जो है क्रिएट किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियमों से। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 52nd क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल भी है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 53rd क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट, वेबर की नौकरशाही का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी है इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है आपका हायरार्की, यानी पदानुक्रम। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, कौन सा अनुच्छेद भारत में वित्त आयोग से संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 280 अनुच्छेद 280 जो संबंध रखता है वित्त आयोग के साथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकसेस ऑन व्हाट, लोक प्रशासन मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मेनली फोकस करता है आपका पब्लिक पॉलिसीज, यानी लोक नीतियों के ऊपर। सो 55 का आएगा सेकंड। 56 क्वेश्चन है, जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, शून्य आधारित बजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जीरो वेस्ट बजटिंग जो था इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था पीटर फायर के द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 57th क्वेश्चन है, द टर्म ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल वॉज कॉइंड बाय हुम, नौकरशाही राजनीतिक मॉडल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल जो टर्म है इसको क्वाइन किया गया था ग्राहम एलिसन के द्वारा, ग्राहम एलिसन। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वॉज चेयर्ड बाय हुम, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके टोटल 22 मेंबर होते हैं। तो इस कमेटी यानी लोक लेखा समिति की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के सदस्य के द्वारा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ इज इन, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट इन इंडिया इज डन बाय, भारत में लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो इंडिया में जो ऑडिट है वो किया जाता है कैग के द्वारा, नाम में ही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डन बाय, भारत में न्यायिक समीक्षा किसके द्वारा की जाती है?
तो जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया में ये किया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 62nd क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल लीडर्स? अनौपचारिक नेताओं की अवधारणा किसने दी है? तो इनफॉर्मल लीडर्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया गया है किसके द्वारा? एल्टन मायो के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 63rd क्वेश्चन है, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय हूम? प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए इस मॉडल को प्रपोज किया गया था ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा, ब्लैक एंड मॉर्टन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज्ड बाय हूम? दक्षता को अधिकतम किया जाता है किसके द्वारा? तो एफिशिएंसी जो है इसको मैक्सिमाइज्ड किया जा सकता है स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता के द्वारा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 65th क्वेश्चन है, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी वाज गिवन बाय हूम? प्रशासन की पारिस्थितिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इकोलॉजी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी, इस थ्योरी को दिया गया है फ्रेड रिग्स के द्वारा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 66 क्वेश्चन है, ब्राउनलो कमेटी इन द यूएसए वाज अपॉइंटेड फॉर? संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्राउनलो समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो ब्राउनलो कमेटी जो है यूएसए की ये अपॉइंट की गई थी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधारों के लिए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 67th क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट मीन्स? सामाजिक अंकेक्षण शरण का अर्थ क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सोशल ऑडिट जो टर्म है इस शब्द का अर्थ है कम्युनिटी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, समुदाय द्वारा कार्यक्रमों का मूल्यांकन। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 68th क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CWC was established in which year? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इंडिया का, इसका स्थापना वर्ष आ जाएगा 1964। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीडर हु गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स ऑविडेंस इज? जो नेता आदेश देता है और आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है वह कौन से टाइप का लीडर है? सही आंसर आएगा ऑटोक्रेटिक लीडर यानी निरंकुश नेता। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 70th क्वेश्चन है, द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स? सार्वजनिक हित शब्द का अर्थ क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टर्म यूज की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट, इस टर्म का अर्थ क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल यानी जनता का कल्याण। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 71st क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वर क्रिएटेड अंडर? प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसके तहत बनाए गए थे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 323A 323B के अंतर्गत। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 42nd जो 42वां संविधानिक संशोधन है 1976 का, उसके अंतर्गत ही ये संविधान में जोड़े गए थे। 72nd क्वेश्चन है, द टर्म अकाउंटेबिलिटी मीन्स? जवाबदेही शब्द का अर्थ क्या है? तो अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इस शब्द का अर्थ है बीइंग आंसरेबल यानी उत्तरदायी होना। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 73rd क्वेश्चन है, पंचायती राज बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू? पंचायती राज संवैधानिक बना कब? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संशोधन जो है उसके द्वारा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 74th क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिप्रेजेंट्स? जिला कलेक्टर प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? तो डिप्टी कलेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की सरकार को। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड 75th क्वेश्चन है, लेसेस फेरे लीडरशिप प्रमोट्स? हस्तक्षेप नेतृत्व बढ़ावा देता है किस चीज को? तो ये बढ़ावा देता है फ्रीडम इन वर्क यानी कार्य में स्वतंत्रता को। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? अंडर विच एक्ट वॉज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 यानी खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत।
बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? सही आंसर आएगा सी, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, यानी टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संचालन में किस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो एफसीआई जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो वो आएगा आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका किस नीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ विच पॉलिसी? सही आंसर आएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? सही आंसर आएगा आर्टिकल 39B। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर आएगा पार्ट 15। बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? When was इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है इसका स्थापना वर्ष आएगा 25 जनवरी 1950, और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी नेशनल वोटर्स डे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स? तो इसका सही आंसर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश का राष्ट्रपति। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू दैट ऑफ? तो इसका सही आंसर आएगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधार के क्षेत्र में नहीं आता है? Which of the following is not under the jurisdiction of Election Commission of India? सही आंसर है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, कैग इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 148। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? कैग रिपोर्ट आर सबमिटेड टू हूम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैग की जो एनुअल रिपोर्ट है इसको सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के सामने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत कैग की भूमिका को परिभाषित करता है? विच प्रिंसिपल डिफाइंस द रोल ऑफ कैग? सही आंसर आएगा एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कार्यपालिका की जवाबदेही। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? टेन्योर ऑफ कैग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका कार्यालय कितने समय का होता है? इसका समय जो है इसका कार्यकाल जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 6 साल का। सी इज द करेक्ट आंसर। 6 साल, या वो जब तक 65 साल की एज नहीं अटेन कर लेता है, तो यहाँ पे दोनों ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला प्रमुख प्रावधान कौन सा है? विच प्रोविजन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ कैग? तो इसका सही आंसर आएगा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? When did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट केम इनटू फोर्स? तो इसका सही आंसर आएगा 2013। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था किस देश की अवधारणा से प्रेरित है? लोकपाल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है स्वीडन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? Who is outside the jurisdiction of लोकपाल? सही आंसर आएगा इसका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। बाकी प्राइम मिनिस्टर, कुछ कंडीशन, मिनिस्टर और ग्रुप ए ऑफिसर सभी इसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इसके दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त का संबंध किस स्तर से है? लोकायुक्त इज रिलेटेड टू विच लेवल? तो लोकायुक्त देखा जाता है आपका केवल राज्यों में, राज्य स्तर पर। बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटर के स्तर पे आता है आपका लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की संरचना में कितने प्रतिशत न्यायिक सदस्य अनिवार्य हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकपाल मेंबर्स मस्ट बी जुडिशियल? तो इसका सही आंसर आएगा 50%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? सिटीजन्स चार्टर वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच कंट्री? इसका सही आंसर आएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्टर ऑफ सिटीजन इज? इसका मुख्य उद्देश्य है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आपका जो प्रशासनिक पारदर्शिता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की सीमा क्या है? टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इज? तो इसका सही आंसर आएगा 30 डेज। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना कितने समय में दी जाती है? इन मैटर्स कंसर्निंग लाइफ एंड लिबर्टी इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन विद इन? सही आंसर आएगा 24 घंटे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? तो इसका सही आंसर आएगा पर्सनल अजम्पशंस। डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट, ईमेल्स, ओपिनियन ये आ जाते हैं आपके इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत कौन सा संगठन अपवाद यानी एक्सटेम्प्टेड नहीं है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एक्सटेम्प्टेड अंडर आरटीआई? तो इसका सही आंसर आएगा इलेक्शन कमीशन। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आईबी, रॉ एंड सीबीआई पार्शली ये आपके अपवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस अनुच्छेद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? आरटीआई एक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू इंफॉर्मेशन इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम में द्वितीय अपील किसके समक्ष जाती है? सेकंड अपील अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन लाइज बिफोर? सही आंसर आएगा इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग के सामने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर किस प्रकार का उपकरण है? सिटीजन्स चार्टर इज? तो इसका सही आंसर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रशासनिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत अधिकतम दंड कितना है? मैक्सिमम पेनल्टी अंडर आरटीआई एक्ट इज? तो इसका सही आंसर आएगा 25,000 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? एफसीआई प्रो करंट पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट्स विच ऑफ फॉलोइंग? सही आंसर आएगा फिजिकल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भंडारण की अक्षमता किस समस्या को जन्म देती है? इनएफिशिएंसी इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टोरेज लीड्स टू, तो इसका सही आंसर आएगा लीकेज इन पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सुधारों से संबंधित सीमित है? विच कमेटी इज रिलेटेड टू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स? तो इसका सही आंसर आएगा शांता कुमार कमेटी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अक्सर क्वासी मोनोपोली क्यों कहा जाता है? एफसीआई इज ऑफन टर्म्ड एज क्वासी मोनोपोली बिकॉज, इसका सही आंसर आएगा इट डोमिनेट्स प्रोकरेंट एंड स्टोरेज, क्योंकि यह खरीद और भंडारण पर हावी है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम इज टू, तो इसका सही आंसर आएगा स्टेबलाइज फूड प्राइसेस, खाद्य कीमतों को स्थिर करें। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अर्ध न्यायिक कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की मान्यता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वैधानिक स्थिति क्या है? लीगल स्टेटस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज, जिसको आचार संहिता कहा जाता है। तो देखिए इसका जो वैधानिक स्थिति क्या है, तो उसका सही आंसर आएगा नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर सांविधिक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्शन सिंबल्स किस अधिनियम आदेश से शासित होते हैं? इलेक्शन सिंबल्स आर गवर्न्ड बाय, सही आंसर आएगा इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को मजबूत करता है? विच जजमेंट स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सही आंसर आएगा TN शेषन केस। ही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल शब्द किस अनुच्छेद में है? द फ्रेज सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल अपीयर्स इन, तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 324। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों कहा जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गार्डियन ऑफ पर्स बिकॉज, इसका सही आंसर आएगा ऑडिट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सरकारी खर्च का ऑडिट करता है, लेखा जोखा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की रिपोर्ट पर पब्लिक अकाउंट कमेटी किस स्तर पर कार्य करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स कैग रिपोर्ट एट, तो इसका सही आंसर आएगा पोस्ट एक्सपेंडिचर स्टेज, खर्च के बाद के चरण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का कार्य क्षेत्र किस तक विस्तृत नहीं है? कैग डज नॉट ऑडिट, तो कैग जो है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसको ऑडिट नहीं करता है? तो वो आएगा प्राइवेट कंपनीज। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसी के ऑडिट के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग की नियुक्ति में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? विच प्रिंसिपल अप्लाइज इन कैग अपॉइंटमेंट? तो इसका सही आंसर आएगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की सुरक्षा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? रिमूवल ऑफ कैग इज सिमिलर टू दैट ऑफ, सही आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की जांच शाखा किसके समक्ष शक्तियां रखती है? लोकपाल्स इंक्वायरी विंग हैज पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट है वैसे ही पावर्स देखी जाती है लोकपाल के इंक्वायरी विंग की। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकपाल की अभियोजन शाखा किसके अधीन कार्य करती है? प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ लोकपाल फंक्शंस अंडर। इसका सही आंसर आएगा लोकपाल इटसेल्फ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की संरचना में निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? विच इज मैंडेटरी इन लोकपाल कंपोजिशन। तो इसका सही आंसर आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC, ST, OBC एंड विमेन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकायुक्त जो कि राज्य में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर आएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल को प्रभावी बनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ लोकपाल इज। सही आंसर आएगा डिले इन अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों में देरी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर का संबंध किसके प्रशासनिक सिद्धांत से है? सिटीजन्स चार्टर इज लिंक्ड विद विच प्रिंसिपल। सही आंसर आएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नया सार्वजनिक प्रबंधन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिटीजन्स चार्टर को भारत में किस आयोग ने बढ़ावा दिया? विच बॉडी प्रमोटेड सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट के अंतर्गत सूचना आयुक्त की योग्यता क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सही आंसर आएगा एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से संबंधित धारा कौन सी है? सेक्शन डीलिंग विद थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज। तो इसका सही आंसर आएगा सेक्शन 11। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम की धारा 8 संबंधित है। सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट डील्स विद। सही आंसर आएगा एग्जाम्पशन यानी छूट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के अंतर्गत सू मोटो डिस्क्लोजर किस धारा में है? अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सू मोटो डिस्क्लोजर इज अंडर विच सेक्शन। तो इसका सही आंसर आएगा सेक्शन 4। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा RTI का उद्देश्य नहीं है? विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसका उद्देश्य इनमें से जो नहीं है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी, प्रशासनिक गोपनीयता। सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन एम्पावरमेंट, ये तीनों इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम में दंड किसके द्वारा लगाया जाता है? पेनल्टी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्पोज्ड बाय। सही आंसर आएगा इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वैश्विक प्रगति का हिस्सा है? RTI एक्ट इज पार्ट ऑफ विच ग्लोबल ट्रेंड। सही आंसर आएगा गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम को अक्सर किसका विस्तार माना जाता है? RTI इज कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन ए क्या है आपके पास? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद नीति कई बार खुले बाजार में मूल्य विकृति उत्पन्न करती है, यानी FCI's procurement policy often creates price distortion in the open market। ये असर्शन है। अब इसका रीजन क्या बताया गया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP पर असीमित खरीद करता है चाहे बाजार संकेत कुछ भी ना हो, यानी FCI procures at MSP without regard to market signals। अब इसके बारे में बात करेंगे तो इसका है, देखो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और ये जो आपका रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्न कथनों पर विचार करें अबाउट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का घाटा अंततः खाद्य सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार वहन करती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये फर्स्ट वाली। सेकंड है एफसीआई का घाटा सीधे आरबीआई द्वारा वित्तो पोषित होता है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में इशू प्राइस का निर्धारण कौन करता है? हु डिटरमाइंस द इशू प्राइस अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो इसका सही आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, और रीजन क्या बताया गया कि अनुच्छेद 324 में प्रयुक्त भाषा अत्यंत व्यापक है। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो ये असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are correct, true. Reason is explain assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुधार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वेच्छा से लागू किया है? विच रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस वॉलंटरली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आएगा नोटा, नन ऑफ द अबव। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला क्या कथन बोला गया है आपका? फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों को डी रजिस्टर कर सकता है। सेकंड क्या बोला गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दलों को मान्यता दे सकता है पर डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। अब इसके बारे में बात करें तो देखो पहली आपकी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी बिल्कुल सही है। ये मान्यता दे सकता है पर डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन है कैग की रिपोर्टें विधायी नियंत्रण पर आधार हैं, और रीजन है संसद सीधे कैग रिपोर्ट पर चर्चा करती है। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? असर्शन बिल्कुल सही है पर रीजन जो है बिल्कुल गलत है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ए ट्रू और फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा कैग के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है? विच इज नॉट अंडर द कैग ऑडिट? तो इसका सही आंसर आएगा प्राइवेट एनजीओज रिसीविंग नो पब्लिक फंड्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग की रिपोर्ट किस समिति द्वारा तकनीकी रूप से जांची जाती है? कैग रिपोर्ट्स आर टेक्निकली एग्जामिन्ड बाय, तो इसका सही आंसर आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। असर्शन है लोकपाल भारत में अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाया है, और रीजन क्या है? लोकपाल के पास अभियोजन की स्वतंत्र शक्ति नहीं। तो देखिए इसका क्या आएगा? लोकपाल भारत में अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाया है, बिल्कुल सही है, पर बोला गया है कि अभियोजन की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ये रीजन गलत है। सो ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पद शामिल नहीं है? विच ऑफिस इज एक्सक्लूडेड अंडर लोकपाल एक्ट? सही आंसर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त को प्रभावी बनाने का मुख्य कारक क्या है? मेन फैक्टर फॉर इफेक्टिव लोकायुक्त इज, सही आंसर आएगा पॉलिटिकल विल ऑफ स्टेट, राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। असर्शन है आपके पास सिटीजन्स चार्टर भारत में कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। रीजन क्या है? यह प्रशासनिक सुधार का साधन है, ना कि विधिक अधिकार का। तो देखो ये आपका बिल्कुल असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेन द असर्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आरटीआई के अंतर्गत सूचना की श्रेणी में आता है? विच कम्स अंडर इंफॉर्मेशन इन आरटीआई? तो इसका सही आंसर आएगा फाइल नोटिंग्स, यानी फाइल नोटिंग्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम की धारा 8 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए संबंधित है,
सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए रिलेट्स टू, तो ये संबंध रखता है नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम में प्रथम अपील किसके समक्ष होती है? फर्स्ट अपील लाइज बिफोर, सही आंसर आएगा अपीलेट अथॉरिटी विद इन डिपार्टमेंट, विभाग के भीतर अपीलीय प्राधिकारी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा किस धारा में है? डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इन आरटीआई एक्ट अंडर विच सेक्शन? सही आंसर आएगा सेक्शन सेकंड सब क्लॉज एच। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत किस सूचना को साझा किया जाता है भले ही वह अबाध हो? विच एग्जेम्प्ट इंफॉर्मेशन कैन स्टिल बी डिस्क्लोज्ड? सही आंसर आएगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू करप्शन, भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट एंड सिटीजन्स चार्टर दोनों किस अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं? बोथ आरटीआई एंड सिटीजन्स चार्टर स्ट्रेंथन, तो ये सुदृढ़ बनाते हैं किसको? सही आंसर आएगा पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यानी सहभागी शासन को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम का सनशाइन लॉ के रूप में संदर्भ किस कारण है? आरटीआई इज कॉल्ड सनशाइन लॉ बिकॉज इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, यानी शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट में अधिकतम सूचना आयुक्तों की संख्या कितनी हो सकती है केंद्र में? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सही आंसर आएगा 11। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता है? हु इज नॉट इन सिलेक्शन कमेटी? जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उस कमेटी में इनमें से जो उसका सदस्य नहीं होता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम का सबसे बड़ा संरचनात्मक दोष क्या माना जाता है? बिगेस्ट स्ट्रक्चरल फ्लॉ ऑफ आरटीआई एक्ट, सही आंसर आएगा ओवरबर्डन इंफॉर्मेशन कमीशन, अत्यधिक बोझ वाला सूचना आयोग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर का मूल्यांकन किस संस्था द्वारा किया गया? सिटीजन्स चार्टर इवैल्यूएशन इन इंडिया वाज डन बाय, सही आंसर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट में संशोधन 2019 का मुख्य प्रभाव क्या था? मेन इंपैक्ट ऑफ आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019, सही आंसर आएगा चेंज्ड टेन्योर एंड सैलरीज ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, का कार्यकाल और वेतन बदला गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम को किस मौलिक अधिकार से न्यायिक रूप से जोड़ा गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज जुडिशियली लिंक्ड टू विच फंडामेंटल राइट? सही आंसर आएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर असफल होने का प्रमुख कारण क्या है? मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ सिटीजन्स चार्टर, सही आंसर आएगा एब्सेंस ऑफ लीगल बैकिंग, कानूनी समर्थन का अभाव। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज यूज्ड टू, सही आंसर आएगा ओवरराइड एग्जम्पशन, छूट को ओवरराइड करें। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल, आरटीआई और सिटीजन्स चार्टर किस प्रशासनिक मूल्य को दर्शाते हैं? लोकपाल, आरटीआई एंड सिटीजन चार्टर रिफ्लेक्ट्स, तो इसका सही आंसर आएगा एफिशिएंसी को दर्शाते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तीनों को। डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन, गुड गवर्नेंस के 4 स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? विच इज नॉट अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस? सही आंसर आएगा सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें अबाउट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
पहला कथन क्या बोला गया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना एक वैधानिक निगम के रूप में की गई है। सेकंड क्या बोला गया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य क्षेत्र केवल केंद्र सरकार तक सीमित है। तो देखो, इसमें आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा गलत है। सो ओनली वन इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बढ़ती खाद्य सब्सिडी का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फूड सब्सिडी इज ऑन। सही आंसर आएगा फिजिकल कंसोलिडेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉकिंग की नीति का संवैधानिक औचित्य किस डीपीएसपी से जुड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन ऑफ बफर स्टॉकिंग रिलेट्स टू विच डीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बताया गया है आपके आर्टिकल 39 क्लॉज बी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सुधारने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इज टू। सही आंसर आएगा इंक्रीज स्टेट रोल इन प्रोक्योरमेंट, खरीद में राज्य की भूमिका बढ़ाएं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीमा यानी लिमिटेशन माना जाता है? विच इज अ लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सही आंसर आएगा डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव फॉर स्टाफ, कर्मचारियों के लिए कार्यकारी पर निर्भरता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग के बारे में। पहला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव रद्द करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल जी, ये भी सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को किस न्यायिक मामले में लोकतंत्र की आधारशिला कहा गया? विच केस टर्म्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एज बेसिक टू डेमोक्रेसी? सही आंसर आएगा मोहिंदर सिंह गिल केस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वित्तीय निर्भरता किस पर है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑन। सही आंसर आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। पहला है, कैग नीति की उपयुक्तता यानी पॉलिसी विजडम पर टिप्पणी कर सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। कैग केवल व्यय की वैधता यानी लीगलिटी की जांच करता है, ये बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैग की प्रदर्शन लेखा यानी परफॉर्मेंस ऑडिट का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट इज टू असेस। सही आंसर आएगा इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग की रिपोर्ट पर चर्चा संसद में किस माध्यम से होती है? डिस्कशन ऑफ कैग रिपोर्ट्स अकर थ्रू। सही आंसर आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का पोस्टमार्टम ऑडिटर कहलाना किस कारण है? कैग इज कॉल्ड पोस्टमार्टम ऑडिटर बिकॉज इट ऑडिट्स आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्चे के बाद ये ऑडिट करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकपाल की कमजोरी नहीं है? विच इज नॉट अ वीकनेस ऑफ लोकपाल? सही आंसर आएगा पावर टू प्रोसिक्यूट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाने की शक्ति। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की प्रभावशीलता में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? मेजर रीजन फॉर वेरिएशन इन लोकायुक्त इफेक्टिवनेस। सही आंसर आएगा डिफरेंट स्टेट लॉज, विभिन्न राज्य कानून, हर राज्य में अपने अपने अलग अलग कानून हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल अधिनियम का मूल उद्देश्य किससे संबंधित है? कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकपाल एक्ट रिलेट्स टू एंटी करप्शन मैकेनिज्म, भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का रिपोर्टिंग दायित्व किसके प्रति है? लोकपाल रिपोर्ट्स टू, तो लोकपाल किसको रिपोर्ट करता है? ये करता है पार्लियामेंट को, संसद। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर किस प्रकार की जवाबदेही को बढ़ावा देता है? सिटीजन्स चार्टर प्रमोट्स, तो ये प्रमोट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रशासनिक जवाबदेही। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है? विच इज नॉट एन एग्जेम्पशन अंडर आरटीआई। सही आंसर आएगा इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार पर जानकारी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट नागरिकों को प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरटीआई एक्ट प्रशासनिक निर्णय को चुनौती देने का मंच है, गलत। ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक योगदान क्या है? ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ आरटीआई इज। सही आंसर आएगा सिटीजन एम्पावरमेंट, नागरिक सशक्तिकरण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन शब्द की व्याख्या कैसी है? डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई इज एक्सपेंसिव यानी प्रश्त यानी विस्तार पूर्वक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर एंड आरटीआई में मुख्य अंतर क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स चार्टर एंड आरटीआई। सही आंसर आएगा आरटीआई हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग, आरटीआई को वैधानिक समर्थन प्राप्त है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। सही आंसर आएगा प्राइवेट कंपनी विद नो पब्लिक फंडिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत अधिकतम सूचना आयुक्त कार्यालय कितना है, कार्यकाल कितना है? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सही आंसर आएगा 5 साल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर की विफलता का समाधान क्या माना जाता है? सॉल्यूशन टू द फेलियर ऑफ सिटीजन्स चार्टर इज लीगल एनफोर्सेबिलिटी, कानूनी परिवर्तनीयता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम में प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। सही आंसर आएगा रिड्यूस आरटीआई एप्लीकेशंस, आरटीआई आवेदनों को कम करें। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुड गवर्नेंस का संकेतक नहीं है? विच इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ गुड गवर्नेंस। सही आंसर आएगा ऑथोरिटेरिज्म यानी अधिनायकवाद। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम और लोकपाल अधिनियम किस व्यापक सुधार एजेंडा का हिस्सा है? यानी आरटीआई एंड लोकपाल आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधार। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर की अवधारणा किस प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी है? सिटीजन्स चार्टर इज लिंक्ड विद द शिफ्ट फ्रॉम। सही आंसर आएगा अथॉरिटी सेंट्रिक टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी केंद्रित से नागरिक केंद्रित प्रशासन। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है सुशासन के संदर्भ में आरटीआई, लोकपाल एंड सिटीजन्स चार्टर मिलकर किसे सुदृढ़ करते हैं? टुगेदर आरटीआई, लोकपाल एंड सिटीजन चार्टर स्ट्रेंथन, तो ये करते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक जवाबदेही को। बी इज द करेक्ट आंसर।